हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? बहुत बढ़िया से चल रहा होगा आप लोगों का, पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से कर रहे हैं ना? तो इंडिफरेंस कर्व के हम आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें कि दो छोटा छोटा टॉपिक है। एक से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक से बीपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक है कंपनसेटेड डिमांड कर्व वाला पोर्शन और एक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये दो टॉपिक को हम रोकेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझना होगा, थोड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी समझना होगा, तब आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के एप्लीकेशन को सही मायने में समझ पाएंगे। अभी हम आपको बोलेंगे तो आप हाँ 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 रटा रटाया बात समझ के काम खत्म कर लेंगे, लेकिन जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वो एक्सचेंज वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन वाला पार्ट को अभी हम ड्रॉप करेंगे, उसको नहीं कंप्लीट करेंगे। और कंपनसेटेड डिमांड कर्व वैसे तो बीपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन हम सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री को लेकर के एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे तब करेंगे। तो कुल मिला करके अभी हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू जो डिमांड कर्व है वो डिराइव करेंगे। उसके बाद हमारा एक स्लट्सकी इक्वेशन का पोर्शन बच जाता है। स्लट्सकी का जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वगैरह है वो पोर्शन एक वीडियो हम उस पे करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उसी वीडियो में इंडिफरेंस कर्व यानी कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल हम कर देंगे, और दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या मतलब कैसे इंडिफरेंस कर्व कार्डिनल से बेहतर है, और इंडिफरेंस कर्व का क्रिटिसिज्म, ये पोर्शन हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नोट्स हम आप लोग को दे ही रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंप्लीट होते ही हम आंसर राइटिंग पे युद्ध स्तर पे लग जाएंगे। ठीक है, और आपको लिखना होगा, आप कितना भी बचने की कोशिश कर लें, आपको लिखना होगा आंसर। ठीक है, असाइनमेंट्स तो आप लोग कर नहीं रहे हो, खैर कोई बात नहीं है। आज भर आप लोग असाइनमेंट मत करो, कल से हम करवाएंगे ही करवाएंगे आप लोगों से असाइनमेंट। तो फिर ठीक है, कल कोशिश करेंगे कि हम इंडिफरेंस कर्व को पूरी तरह से खत्म करके और रिवल प्रेफरेंस थ्योरी को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। और उसके बाद हम थोड़ा स्पीड भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम एक एक चीज आप लोग को धीरे धीरे सब समझा रहे थे। अब जितना भी टेक्निकल वर्ड है या कीवर्ड है वो आप लोग धीरे धीरे उस चीज को समझ चुके हो। वीडियो को एक दो बार और देख लोगे तो सब समझ जाओगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर। मांग वक्र का निर्धारण आज का टॉपिक हमारा ये होगा। देखिए, हम लोग मार्शल का जो अप्रोच था उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो एक्स एक्सिस है उस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते थे, और वाई एक्सिस पे हम क्या करते थे, प्राइस ले लेते थे। तो डिमांड कर्व क्या दर्शाता है? डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ये तो हम लोग को पता ही है कि मांग वक्र क्या करता है कि कीमत और मतलब जो वस्तु की मांग है उसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बताता है कि कीमत बढ़ेगा घटेगा तो मांग में क्या परिवर्तन आएगा, ये मांग वक्र बताता है। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ये डिमांड कर्व के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। लेकिन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम लोग जो है वो वाई एक्सिस पे प्राइस को ले ही नहीं रहे, हम तो दोनों एक्सिस पे दो गुड ही ले रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। तो इस स्थिति में हम डिमांड कर्व को कैसे डिराइव करेंगे? हम आपको मार्शल वाला में बताए भी थे कि बस कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिला करके और डिमांड कर्व जो है वो डिराइव कर देना है। ये हम आपको मार्शल वाले में बताए थे। लेकिन यहाँ पे तो ये काम करेगा नहीं क्योंकि हमारे पास प्राइस है नहीं। तब अब करें क्या? तो हमें याद है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ही ऐसा चीज है जो डिमांड कर्व को के का इफेक्ट दिखाता है कि कैसे हम वस्तु पे सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं या कैसे वो इनकम इफेक्ट काम करता है और डिमांड कर्व नीचे की ओर जाता है। तो इसका मतलब है कि इन्हीं में से कहीं से हमें कुछ ऐसा ढूंढ के निकालना होगा
जो हमें डिमांड कर्व को डिराइव करने के लिए, मांग वक्र को बनाने के लिए जो हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? पहले प्राइस और वस्तु के मांग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, और दूसरा हमें ये चाहिए कि जो अगर वस्तु नॉर्मल गुड है, अगर सामान्य वस्तु है, तो वहां पे ये दिखना चाहिए कि अगर प्राइस घट रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ना चाहिए, ये रिश्ता भी हमें दिखना चाहिए। ठीक है, और अगर वस्तु गिवन या इंफेरियर है, तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसका डिमांड भी कम होना चाहिए, ये ऐसा कुछ रिलेशन हम लोग को दिखना चाहिए। तो वहां से हम डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा सब कुछ बताता है, कहां बताता है? तो पीसीसी बताता है। पीसीसी क्या बताता है हमें? मतलब प्राइस कंजम्पशन कर्व हमें पीसीसी हम लोग देख चुके हैं, अब हम सिर्फ बात करेंगे क्या है नहीं है वो हम नहीं बताएंगे। पीसीसी हमें प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है ये तो बताता है। हम लोग पीसीसी में देख चुके हैं कि अगर प्राइस चेंज हुआ, अगर मान के चलिए कि एक्स का दाम घट गया, पी एक्स अगर कम हो गया, तो अब हम लोग ज्यादा कुछ सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर यानी कि रियल इनकम जो है वो बढ़ चुका है। तो इसलिए हम ज्यादा अब एक्स को खरीद सक रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में रिश्ता तो बताता है, लेकिन पीसीसी यह नहीं बता पाता, या पीसीसी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा पाता। ठीक है, वो सिर्फ ये बताता है कि हाँ प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो मांग में थोड़ा बहुत चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ये वो नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि हम आईसी में वाई एक्सिस पे प्राइस नहीं लेते, यहां पे हम क्या ले लेते हैं? तो गुड वाई ले लेते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या हम लेते हैं? तो यहां पे भी हम गुड एक्स ले लेते हैं। ठीक है, जबकि हमें ये डायरेक्ट रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो जो वाई एक्सिस है यहां पे हमें प्राइस चाहिए और यहां पे हमें क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसी वजह से प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन को नहीं दिखा पाता। ठीक है, लेकिन पीसीसी का उपयोग करके हम इंडिफरेंस कर्व से डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व, क्योंकि प्राइस कंजम्पशन कर्व ऐसा कर्व है, वो मतलब वो जो कर्व है वो ऐसा कर्व है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिश्ता दिखाता है, डायरेक्ट नहीं दिखाता लेकिन दिखाता है। तो वहां से हम एक डायरेक्ट रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि मार्शल ने अपने डिमांड कर्व को डिराइव करने के लिए क्या कहा था, कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर करेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सीमांत उपयोगिता ऑफ क्या बोलते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो हम कांस्टेंट रख रहे थे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्शल क्या कर रहा था कि एम को कांस्टेंट रख रहा था। आपको याद होगा कि हम इस चीज को लेमडा माने हुए थे, और यूटिलिटी को वो क्या कहता था कि इसको हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ऐसा कोई अजम्पशन नहीं मानेंगे, और इसके बिना ही हम इंडिफरेंस कर्व को के थ्रू से हम डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो आप देखिए। हम आपको अब जानते हैं कि आपको सब कुछ पता है, तो हम स्पेशली कुछ बना बना कर कैसे नहीं दिखाएंगे, बस समझाएंगे आपको। देखिए, ये है हमारा प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, एक्स का दाम कम हो रहा है, एक्स का दाम कम हो रहा है, पहले वो इस वक्र पे था, अब वो इस वक्र पे आ गया है, अब वो इस आईसी पे आ गया है। वक्र का मतलब आईसी, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये है हमारा क्या? तो ये है हमारा बी, और ये है हमारा L1, ये है L2, और ये है L3। एक टेबल बनाते हैं यहां पे हम लेते हैं प्राइस। ठीक है, और यहां पे हम लेते हैं आपका चाय करके बजट लाइन। ठीक है, बीएल लेते हैं, और यहां पे हम लेते हैं कि इस सिचुएशन में क्वांटिटी कितना डिमांड किया जा रहा है।
ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसको हम नाम देते हैं, मान के चलिए Q1, हमेशा हम लोग यही करते आए हैं। ये है हमारा Q2 और ये है हमारा Q3। यहां से हम एक कर्व खींचते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस इफेक्ट को दिखाने वाला कर्व क्या होता है, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है। अब आप देखिए ये है हमारा ओरिजिन O, ठीक है, ओरिजिन O है। इस सिचुएशन में आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक में हम कितना वस्तु ले रहे हैं, तो ए ले रहे हैं, ओ ए ले रहे हैं, ठीक है, एक्स का वस्तु मान करके हम सिर्फ चल रहे हैं। यहां पे हम मनी मान रहे हैं और यहां पे हम एक्स मान रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्स। इस सिचुएशन में जब हम आते हैं प्राइस, तो हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं और हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ा करके पहुंच जाते हैं बी पे। इस सिचुएशन में हम जो है वो पहुंच जाते हैं सी पे, ठीक है। ऐसे हम बढ़ करके ए बी सी पे पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि जब प्राइस जो है, कंज्यूमर का जो प्राइस है, पहले बजट लाइन 1 मानते हैं कि BL1 पे प्राइस, हमें कोई प्राइस मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 15 रुपया पर यूनिट है, ठीक है। और इस 15 रुपया पर यूनिट पे जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, वो है ए, ओ ए, और ओरिजिन से लेकर के ए तक, ये पोर्शन जो है वो 15 रुपया में कंज्यूमर खरीद रहा है। अब जो है वो प्राइस घटता है और 15 से हो जाता है 10 रुपया पर यूनिट, ठीक है। अब हम BL2 पे पहुंच चुके हैं। अब जो हम डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं OB, ठीक है। अब तीसरा जो है वो देखते हैं कि हम है BL3 बजट लाइन हमारा। इस जगह पे हम मान के चलते हैं कि हमारा कंज्यूमर जो है वो 6 रुपया पर यूनिट, उसका प्राइस जो है वस्तु का वो 6 रुपया पर यूनिट है। और यहाँ पे हम जो आपका जा करके वो बना रहे हैं, वस्तु डिमांड कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं OC। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, एक चीज आप ध्यान में दीजिए, और आप अगर ध्यान देते हैं तो आपको वो दिखेगा कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस P ऑफ X डिक्लाइन कर रहा है, वैसे वैसे हम वस्तु को का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए प्राइस ऑफ एक्स जो है वो घटता जा रहा है, वैसे वैसे हम एक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा रहा है? डिमांड कर्व हमें क्या बताता है कि जब किसी भी वस्तु का दाम गिरेगा तो उसका मांग बढ़ेगा। क्या ये वही रिलेशन यहां से हमें नहीं दिख रहा है? जी हाँ। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि हमें मांग वक्र को डिराइव करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन की जरूरत थी वो प्राइस कंजम्पशन कर्व के थ्रू हमें मिल रहा है, ठीक है। अब इसी से हम मांग वक्र को डिराइव करेंगे, ठीक है। ये है हमारा प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, ठीक है। ये हमारा ए बी सी है। अब प्राइस जो है हमारा वो क्या क्या है, तो प्राइस है हमारा पहले 6 रुपया, फिर है 10 रुपया, फिर है 15 रुपया, ठीक है। ये है हमारा प्राइस। जब हम 6 रुपया पर हैं, जब हम 6 रुपया पर हैं, यहां आप देखिए कि जब दाम 6 रुपया, जब दाम 15 रुपया है, यहां से मानते हैं, ठीक है। जब दाम 15 रुपया है तो हम वस्तु कितना खरीद रहे हैं, तो हम ओ ए खरीद रहे हैं, ठीक है, ओ ए खरीद रहे हैं। तो जब हम 15 रुपया पर हैं तो हम वस्तु क्या खरीद रहे हैं, तो ओ ए खरीद रहे हैं, यानी यहां पे खरीद रहे हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कि जब प्राइस जो है वो 10 रुपया हो जा रहा है तो हम वस्तु कितना खरीद रहे हैं, तो हम ओ बी खरीद रहे हैं। जब वस्तु का दाम 10 रुपया हो रहा है तो हम प्राइस वस्तु क्या खरीद रहे हैं, तो ओ बी खरीद रहे हैं, यानी यहाँ पे हैं। और उसी तरह से आप देखिए कि जब ये 6 रुपया हो जा रहा है तो जो हम वस्तु खरीद रहे हैं वो हम खरीद रहे हैं ओ और सी, यानी
₹6 से अगर हम हैं तो हम खरीद रहे हैं OC। अब इन्हीं 3 बिंदुओं को, इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं हम Q, इसको मान लेते हैं R। अगर इन्हीं 3 बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, इन्हीं 3 बिंदुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ये मांग वक्र को नहीं दिखाता? ये हमारा डिमांड कर्व है ना? तो हम प्राइस कंजम्पशन कर्व के थ्रू हम मांग वक्र को दिखा सकते हैं। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, अगर हम इसको थोड़ा छोटा करें तो आप एक साथ देख सकते हैं इसको। देखिए, ये डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व है फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। हम इंडिफरेंस कर्व के मदद से मांग वक्र को डिराइव कर चुके हैं नॉर्मल वस्तु के लिए। लेकिन ध्यान रहे, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो नॉर्मल वस्तु के लिए है। अब एक चीज तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मल वस्तु के लिए इनकम इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव इनकम इफेक्ट भी होगा, नेगेटिव इनकम इफेक्ट भी होगा, पर अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, तो हम डिमांड कर्व यहां पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ये सब हम समझ चुके हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग हमको बताइएगा, हम उस चीज का जरूर आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स था। ठीक है, अब हम गिफन गुड्स के लिए डेराइव करते हैं। deriving demand curve for a given goods। ठीक है, गिफन वस्तुओं के लिए हम मांग वक्र का निर्धारण करते हैं। अब एक चीज हमको बताइए कि अगर नॉर्मल गुड्स के लिए मांग वक्र जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, वो नीचे की ओर गिर रहा है, प्राइस और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो गिफन गुड्स के केस में क्या होगा? गिफन गुड्स के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे वस्तु का दाम गिरता जाएगा, हम उसका उसका कंजम्पशन कम करता जाएंगे। क्यों? क्योंकि दाम गिर रहा है तो हमारे पास रियल इनकम बढ़ रहा है, उस पैसे से हम अच्छा वस्तु खरीद लेंगे। ये हम देख चुके हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व में, देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं? इस केस में इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। हम देख चुके हैं वो चीज कि इनकम इफेक्ट जो होगा वो यहां पे इस केस में क्या होगा, तो वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा। कर्व जो है वो बैकवर्ड की ओर जाएगा, देख चुके हैं। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इनकम इफेक्ट जो है, इनकम इफेक्ट इस केस में क्या होगा, तो वो होगा नेगेटिव होगा। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने का मतलब क्या होगा कि डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप करेगा। ठीक है, अपवर्ड स्लोप करेगा। प्राइस अगर किसी भी वस्तु का गिरता है तो डिमांड कर्व जो है गिफन गुड्स का वो अपवर्ड स्लोप करेगा। क्यों अपवर्ड स्लोप करेगा? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस वस्तु का गिरता जाएगा उससे हमारा रियल इनकम बढ़ता जाएगा, और उस बढ़ते हुए रियल इनकम से हम अच्छा वस्तु खरीदेंगे। समझ गए? अब फिर वही काम करते हैं, टेबल और जो ग्राफ है उसको एक साथ प्लॉट करते हैं। ये है हमारा प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट।
ये है हमारा B, ये है हमारा L1, ये है हमारा L2 और ये है हमारा L3। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम पहले गरीब थे तो हम पहले कहाँ इंडिफरेंस कर पे थे, ज्यादा से ज्यादा एक्स खरीद रहे थे। अब जैसे अमीर हुए थोड़ा वाई की ओर शिफ्ट किए, और अमीर हुए तो हम और वाई की तरफ शिफ्ट कर गए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या ये कर्व जो है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा बनाते हैं, नहीं तो ये हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा इसको करते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से आप लोग को दिखे, नहीं तो छोटा जो है ना ये बहुत ज्यादा हौच पौच कर देगा। अब ठीक है। ये हमारा B है, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, ये हमारा L3 है, ये X है, ये X है, ये Y है। ठीक है। पहले हम कहाँ थे, तो पहले हम यहाँ थे, हम ज्यादा से ज्यादा X कंज्यूम कर रहे थे। अब हम यहाँ हैं, हम थोड़ा X कम करके और Y की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं, X को और कम करके Y की ओर पहुंचे हैं। और ये हमारा IC1 है, ये हमारा IC2 है, ये हमारा IC3 है। और इसको अगर हम मिलाते हुए एक कर्व को डिराइव करें तो ये हमारा बनता है PCC फॉर गिफ्ट एंड गुड्स। ठीक है। हम एक्स के कंजम्पशन को कम कर देंगे। ये तो पता ही है आपको कि जैसे जैसे हम अमीर होते जाएंगे हम अच्छे वस्तु की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, इसको मानते हैं M1। अब हम थोड़े अमीर बने, हमारे पास थोड़ा इनकम हमारा बढ़ा, तो हम एक्स के कंजम्पशन को कम करके हम पहुंच गए M2 पे। अब थोड़ा और अमीर बने तो हम एक्स के कंजम्पशन को कम करके पहुंच गए M3 पे। यहाँ पे आप इस चीज को नोट कीजिएगा, हियर M3 is less than M2 is less than M1, है ना। जैसे जैसे हमारा प्राइस ऑफ एक्स जो है वो गिरता जा रहा है, हमारा रियल इनकम जो है, हमारा रियल इनकम जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, और इसके तहत हम अच्छे वस्तु की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। धीरे 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 हम एक्स का कंजम्पशन कम करते जा रहे हैं। ये तो हम प्राइस इफेक्ट में देख चुके हैं। अब यहां से हम डिमांड कर्व को जब डिराइव करेंगे, उसके पहले टेबल बना लें क्या। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में ये ग्राफ और टेबल दोनों बनाइएगा। हम हमेशा बात करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है। बजट लाइन, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड, बीएल मानते हैं कि ये BL1 है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स को ना हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो P1 करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड OM1। जब BL2 पे हम पहुंचे तो P2 है और कंजम्पशन हमारा घट के OM2 हो चुका है। जब हम BL3 पे पहुंचे तो प्राइस 3 है और जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो अब और कम होकर के OM3 पे पहुंच चुका है। इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब इसी से हम डिमांड कर्व जो है वो डिराइव करते हैं। इस ग्राफ को हम करते हैं थोड़ा सा छोटा, ताकि आप लोग को एक ही जगह पे सब कुछ दिखे। ठीक है। ये है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, ये है हमारा प्राइस, और ये है हमारा M3, ये है हमारा M2, ये है हमारा M1। ठीक है। और प्राइस हमारा, जब हम P1 पे हैं तो हो OM1 देख रहे हैं, यानी ये है हमारा P1 जब हम O1 पे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हैं। P2 पे जब हम आते हैं
प्राइस और गिरता है तो हम पहुंच चुके हैं OM2 पे, यानी इस जगह पे। और P3 पे जब हम आते हैं, प्राइस जब और गिरता है तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे। अब इन तीनों बिंदुओं को अगर मिला करके हम एक कर्व खींचे तो ये है हमारा डिमांड कर्व। किस चीज के लिए? तो गिफ्ट गुड्स के लिए। समझ गए? तो ये हमारा रियल इन गिफन गुड्स का डिमांड कर्व हो जाएगा। जब प्राइस अगर कम हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो हमारा डिमांड जो है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे वस्तुओं की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। समझ गए? तो ये हमारा गिफन गुड्स का डिमांड कर्व हम इंडिफरेंस कर्व की मदद से डिराइव कर दिए। और ये है हमारा आपका जा करके नॉर्मल गुड्स के लिए भी हम इंडिफरेंस कर्व की मदद से डिमांड कर्व डिराइव कर चुके हैं। तो ये हमारा टोटल डिमांड कर्व का डेरिवेशन था विथ हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके अलावा अब जो हम आपको बताए, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक था। हम इस वीडियो में स्लट्सकी को स्टार्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि स्लट्सकी को हम चाहते हैं कि स्पेशल वीडियो देना। तो यहाँ पे हम आगे करेंगे एक स्लट्सकी का वीडियो, और उसके बाद हम देखेंगे कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल। ठीक है, ये एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे। एक वीडियो हम आपको YouTube पे देंगे जहां पे हम मैथमेटिकल इसका देंगे एप्लीकेशन। अगर आपको मन करे तो देखिए, नहीं मन करे तो मत देखिए, वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही हम इंडिफरेंस कर्व को करेंगे खत्म और शुरू करेंगे रिबल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। इस पे ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब कुछ रह नहीं गया इस पे डिस्कस करने के लिए। स्लट्सकी हम स्पेशल देना चाहते हैं क्योंकि हम उस पर आपका अलग से अटेंशन चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरे फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनको हम आपको आपका भी फेवरेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए।